कुछ चुनिंदा जगहों पर एक असाधारण हलचल की तैयारी हो रही है। तो मिशन साफ है। हमें यह समझना है कि ये तथाकथित ब्लास्ट आखिर होने कहाँ वाला है, और क्या इसके पीछे कोई ठोस तर्क भी है, या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? सही कहा। ब्लास्ट होगा मिड कैप्स में, है ना। एक टर्मिनोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया था। कहां पर आप बड़े मूव्स देख रहे हैं मिड कैप्स में? देखिए, हमारे 4-5 सेक्टर्स में हमें यहाँ से बहुत बड़ी परसेंटेज मूव दिखती है, इतने नैरो विंडो में कि होली तक हंगामा हो जाए और दिवाली तक दिवाला हो जाए। इस तरह की वॉलेटिलिटी 2026 में अगर होगी, तो देखिए, एक तो मीडिया के 4-5 स्टॉक्स है जो यहाँ से डबल होने को रेडी बैठे हैं। वो आपका नेटवर्क 18 भी है, जी भी है, सन टीवी भी है, सारेगामा भी है, वो आपके जागरण प्रकाशन भी हो सकता है, एनडीटीवी तो हो सकता है बड़ा मल्टीबैगर भी बन जाए आगे चल के। दूसरी पॉकेट जहां पे हम बड़ी मूवमेंट देख रहे हैं ऊपर, वो एमएनसी स्टॉक्स हैं। मैं खाली लीवर की बात नहीं कर रहा हूं, तो हम एफएमसीजी को टच करेंगे जब उस पे आएंगे। चाहे वो इसाब इंडिया है, चाहे केएसबी पंप्स है, चाहे वो जिलेट है, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के दोनों स्टॉक्स हैं। एक भी मेरे को ऐसा एमएनसी स्टॉक नहीं दिख रहा है जो मुझे परेशान नहीं कर रहा है कि पैसे कहां से लाओगे इतने सारे के सारे। ए बिग फ्लाइट इनटू क्वालिटी इज व्हाट चार्ट्स आर स्क्रीमिंग, कि क्वालिटी को लोग चेस कर रहे हैं अर्निंग्स के अभाव में। अगला सेक्टर जो हम आते हैं कि जहां ये मैं परसेंटेज मूव्स की बात कर रहा नहीं, मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं। डबल हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं स्टॉक्स। जब फ्रेंजी आती है तो उस तरह की आ जाती है। बहुत दूर की बात जो 2000 जो 22,000 तक आएगा वो हम तब देखेंगे, पहले 28,000 आने दीजिए। अब अगर मैं इंडिविजुअल थोड़े से कुछ स्टॉक्स को पिक करूं, अगर ऑटो के स्पेस में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अब जो स्टॉक नीट एंड क्लीन हो गया, स्प्लिट के लिए जो भी प्राइस दबे हुए थे, यहां से वो हमारा जो ब्रेकआउट आना था वो आ गया 357 वाला। अगली चाल 555, और इवेंचुअली ये स्टॉक आपको हो सकता है 2026 में 700-800 में मिल जाए। तो अलग अलग पॉकेट्स में अपवाद आपको मिलेंगे। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहां से लगता है 30 से 35% ऊपर बढ़ जाएगा, अरे बाकी की सारी एनबीएफसी में जो फ्रेंजी मची हुई है, किसी भी टाइम बड़ा सरप्राइज करेक्शन अगर उनमें आ जाए। अगर अगर मैं यहाँ बजाज ऑटो को देखूं कि बजाज ऑटो यहाँ से मुझे 17-18 हजार का, क्या पता 20,000 तक का भी भाव हो जाए। 22,000 निफ्टी को एक बार भूल जाइए। शॉर्टर टर्म में हम एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओआईएल, ओएनजीसी पे अगर तेजी में है, तो मैं कैस्ट्रॉल को कोई लार्ज कैप में नहीं गिन पाऊंगा, वो मिड कैप ही हो गया। कैस्ट्रॉल यहाँ से डबल हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्टिलाइजर के स्टॉक्स चल पड़ेंगे। सो बाजार में तेजी सिलेक्टिवली है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। अगर आपके डिफेंस के और रेलवेज के स्टॉक्स, जिसको हम लगातार मार्च से एम्फेसाइज करें, एक राउंड 70-80% के रिटर्न का आया, अच्छा खासा करेक्शन आ गया। लास्ट 3-4 दिन में रेलवेज और डिफेंस के स्टॉक्स में बड़ी तेजी के सबके ब्रेकआउट और सिग्नल्स आ गए। तो बड़ा सरकारी खर्चा हो, मुनाफे की दारू बट जाएगी इन दोनों सेक्टर्स में। ओके, बहुत शुक्रिया। तो चलिए एक एक करके इन सेक्टर्स की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस सेक्टर से जिसने शायद पिछले कई सालों में निवेशकों को सबसे ज्यादा निराश किया है, मीडिया। मीडिया। दावा यह है कि मीडिया सेक्टर के 4-5 स्टॉक्स यहां से दोगुने हो सकते हैं। सच कहूं तो यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सेक्टर एक लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ था। लेकिन अगर हम नामों पर गौर करें तो एक पैटर्न दिखता है। कौन कौन से नाम हैं? स्रोत में नेटवर्क 18, जी, सन टीवी और सारेगामा का जिक्र है। रुकिए, यहीं पे मेरा पहला सवाल है। ये तो सब अलग अलग तरह की कंपनियां हैं। हाँ। नेटवर्क 18 और जी, ये तो ब्रॉडकास्टिंग और मर्जर की कहानियों पर चल रहे हैं। वहीं सारेगामा का खेल तो पूरी तरह से कंटेंट और म्यूजिक आईपी का है। बिल्कुल। तो स्रोत इस बात पर कुछ कहता है कि इन सबको एक साथ चलाएगा क्या? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस विश्लेषण का, कह सकते हैं, खुर्शीद बिंदु है। तर्क ये है कि बाजार अब मीडिया कंपनियों को सिर्फ विज्ञापन से होने वाली कमाई के चश्मे से नहीं देख रहा है। अच्छा, तो फिर किस नजर से देख रहा है? अब फोकस कंटेंट की असली कीमत पर आ गया है। सारेगामा के पास म्यूजिक का खजाना है, जी और सन टीवी के पास अपनी कंटेंट लाइब्रेरी है, और नेटवर्क 18 में जियो सिनेमा के जरिए एक बड़ा डिजिटल प्ले उभर रहा है। तो कॉमन थीम है कंटेंट इज किंग। और अब बाजार उस किंग को उसकी सही कीमत देने को तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली। निवेशक अब भविष्य की संभावनाओं पर दाव लगा रहे हैं, न कि सिर्फ मौजूदा तिमाही के नतीजों पर। ये बात दिलचस्प है। क्या इस लिस्ट में और भी कोई नाम है? हाँ, इसमें जागरण प्रकाशन का भी उल्लेख है, जो प्रिंट मीडिया का एक मजबूत खिलाड़ी है और डिविडेंड यील्ड के लिए भी जाना जाता है। सही, लेकिन सबसे दिलचस्प टिप्पणी एनडीटीवी के लिए है। एनडीटीवी? हाँ, कहा गया है कि ये सिर्फ दोगुना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर एक बड़ा मल्टी बैगर भी बन सकता है। अरे वाह,
मल्टीबैगर मतलब कई गुना रिटर्न। एनडीटीवी ये तो एक बड़े कॉर्पोरेट अधिग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल गया है। तो क्या यहाँ दांव नए मैनेजमेंट और उनकी विस्तार योजनाओं पर है? बिल्कुल, कहानी पूरी तरह से एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो कुल मिलाकर मीडिया सेक्टर में अलग अलग स्टॉक्स के चलने की वजह अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही बताई जा रही है, एक बड़ी री रेटिंग। ठीक है, तो मीडिया सेक्टर की कहानी वाकई मजेदार है। अब दूसरे सेक्टर पर आते हैं। स्रोत में एक और पॉकेट का जिक्र है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसीज। हाँ, एमएनसीज। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक बहुत ही क्लासिक बाजार ट्रेंड की तरफ इशारा किया गया है, जिसे कहते हैं अ बिग फ्लाइट टू क्वालिटी। फ्लाइट टू क्वालिटी, इसका सीधा सा मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था या कमाई को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक छोटी मोटी जोखिम वाली कंपनियों से पैसा निकालकर बड़े भरोसेमंद और मजबूत मैनेजमेंट वाली कंपनियों की ओर भागते हैं। मतलब सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, एक तरह से। तो क्या ये बाजार में बढ़ते डर का संकेत है? एक तरफ हम मीडिया में ब्लास्ट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा की ओर भागने की। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही तो बाजार का विरोधाभास है और ये दिखाता है कि बाजार कितना बटा हुआ है। कुछ लोग आक्रामक होकर ग्रोथ खोज रहे हैं, तो वहीं एक बड़ा तबका स्थिरता चाहता है। इस क्वालिटी वाली लिस्ट में इसाब इंडिया, केएसबी पंप्स, जिलेट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के दोनों स्टॉक्स जैसे नाम हैं। हाँ, ये तो सब जाने पहचाने नाम हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें हम सालों से जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स पर हमें भरोसा है और जिनका बिजनेस मॉडल समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मुझे याद है स्रोत में एक बड़ी मजेदार लाइन भी लिखी थी कि कोई भी एमएनसी स्टॉक देखो तो लगता है कि इसे खरीदें, लेकिन सवाल यह है कि पैसे कहाँ से लाओगे इतने सारे। हाँ, वो लाइन इस सेक्टर को लेकर जो सकारात्मकता है उसे बहुत अच्छे से पकड़ती है। सही बात है। ये दिखाता है कि एनालिस्ट को इस थीम पर कितना ज्यादा भरोसा है। ये सिर्फ कुछ नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे एमएनसी बास्केट को ही आकर्षक माना जा रहा है। तो एक तरफ मीडिया में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव है और दूसरी तरफ एमएनसीज में सुरक्षा और स्थिरता की तलाश। अब एक तीसरी कहानी भी है जो इन दोनों के बीच कहीं बैठती है। ये वो सेक्टर हैं जहां पैसा निवेशक नहीं बल्कि सीधे सरकार लगा रही है। डिफेंस और रेलवे। बिल्कुल, डिफेंस और रेलवे। आपने इसे बहुत सही तरीके से जोड़ा है। डिफेंस और रेलवे की थीम पर तो मार्च से ही जोर दिया जा रहा है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इन स्टॉक्स में पहले ही 70-80% की जबरदस्त तेजी आ चुकी है। तो फिर अब इनमें नया क्या है? आमतौर पर इतनी बड़ी रैली के बाद तो लोग प्रॉफिट बुक करने की सोचते हैं। क्या पार्टी अभी भी चल रही है? स्रोत के हिसाब से तो मेन कोर्स अभी बाकी है। अच्छा। विश्लेषण कहता है कि एक छोटे करेक्शन के बाद पिछले कुछ ही दिनों में डिफेंस और रेलवे दोनों ही सेक्टर्स के स्टॉक्स में फिर से ताजा ब्रेकआउट और तेजी के सिग्नल आए हैं। ब्रेकआउट मतलब स्टॉक एक रुकावट वाले लेवल को तोड़कर ऊपर निकल गया। हाँ, जो तकनीकी तौर पर और तेजी का संकेत माना जाता है। और इसके पीछे का फंडामेंटल तर्क तो वही होगा, सरकारी खर्च। बिल्कुल, तर्क सीधा और मजबूत है। जब सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर खर्च करती है या रेलवे में हजारों करोड़ का निवेश करती है तो इन कंपनियों की ऑर्डर बुक सालों के लिए भर जाती है। इससे भविष्य की कमाई को लेकर एक विजिबिलिटी मिलती है। हाँ, जो बाजार को बहुत पसंद है। ये कोई 1 या 2 तिमाही की कहानी नहीं है, ये एक लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी है। ये बात समझ में आती है। तो हमने 3 बड़े सेक्टोरल थीम्स की बात की, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो अपने दम पर एक नई कहानी लिख रही हैं। मुझे याद है स्रोत में ऑटो सेक्टर के एक बड़े नाम टाटा मोटर्स का जिक्र था। हाँ, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है नीट एंड क्लीन स्टॉक। नीट एंड क्लीन? इसका मतलब है कि पहले जो भी अनिश्चितताएं थी, चाहे वो कर्ज को लेकर हो या जेएलआर को लेकर, वो अब काफी हद तक दूर हो गई हैं। और कंपनी का भारतीय पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अब अपने पैरों पर खड़ा है। बिल्कुल। और आंकड़ों के लिहाज से क्या कहा गया है? विश्लेषण के मुताबिक इसमें 357 के स्तर पर एक बहुत जरूरी ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ से अगला लक्ष्य 555 का बताया गया है। 555? ये तो मौजूदा स्तर से एक बड़ी छलांग है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, एक लंबी अवधि का अनुमान भी दिया गया है कि 2026 तक ये स्टॉक 700-800 के स्तर पर भी ट्रेड कर सकता है। 700-800? और ये सिर्फ एक तकनीकी लक्ष्य नहीं, बल्कि ये कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में लीडरशिप और मार्केट शेयर में बढ़ोतरी पर भरोसे को दिखाता है। ठीक है, टाटा मोटर्स की कहानी तो मजबूत लग रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक नए खिलाड़ी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम है। इसके बारे में क्या राय है? जियो फाइनेंशियल के लिए यहाँ से 30 से 35% की एक अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद जताई गई है।
लेकिन इसके साथ ही एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है, खासकर बाकी NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को लेकर। चेतावनी? किस तरह की चेतावनी? NBFCs तो बाजार के डार्लिंग रहे हैं। यही तो बात है। स्रोत का कहना है कि बाकी NBFCs में जो एक तरह की फ्रेंजी, मतलब एक अंधाधुंध तेजी मची हुई है, वो टिकाऊ नहीं लग रही। मतलब? उसमें कभी भी एक बड़ा सरप्राइज करेक्शन आ सकता है। ओह, मतलब अचानक एक बड़ी गिरावट। हाँ, तो एक तरफ जियो फाइनेंशियल पर भरोसा है, लेकिन पूरे NBFC सेक्टर में आंख बंद करके पैसा लगाने के खिलाफ आगाह किया गया है। ये एक जरूरी संतुलन है जो दिखाता है कि हर सेक्टर में भी चुनाव करना कितना जरूरी है।